हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल योर डिजिटल गुरु में। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं गूगल के जो अपडेट्स हैं, ठीक है, जो गूगल के अपडेट्स आ रहे हैं या गूगल जो आने वाले अपडेट्स में करने वाला है, तो एक्चुअली उनका बेस क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें जब भी गूगल एक अपडेट निकालता है, अपडेट निकालने के बाद वो उसे कभी तो कोर अपडेट बोल देता है, कभी ब्रॉड कोर अपडेट बोल देता है, या फिर XYZ कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ये जितने भी अपडेट्स अभी तक गूगल निकाल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ठीक है, और इनका जो बेस है, ठीक है, इनका जो बेस है अपडेट का, वो बेसिकली कंटेंट ओरिएंटेड है कि कंटेंट को किस तरीके से रिफाइन किया जाए। ठीक है, आप अगर कोई क्वेरी आप गूगल में सर्च करते हैं तो उससे एक रिफाइंड रिजल्ट्स कैसे लेके आया जाए, तो ये गूगल का हमेशा शुरू से लेके आज तक यही फोकस है और आने वाले टाइम में भी यही फोकस रहेगा। बट पिछले मतलब अगर जब से गूगल लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक गूगल ने बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए अपने एल्गोरिथम में। ठीक है, और उन एल्गोरिथम को नाम कभी वो ईट देता है, ठीक है, सॉरी ईट तो नहीं देता है, लेकिन कभी वो इंडेक्सिंग दे देता है। इंडेक्सिंग का मतलब है कि आपका कोर अपडेट हो गया, ठीक है, कोर अपडेट हो गया, उसके बाद ब्रॉड कोर अपडेट हो गया, उसके बाद LSI हो गया। मतलब मल्टीपल तरीके से उस चीज़ को वो एलेबोरेट करने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करता रहता है। तो अभी हाल में जो गूगल पिछले 1 या 2 साल या 3 साल से जिस स्ट्रेटजी पे जो काम कर रहा है, ठीक है, जिस एल्गोरिथम में वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअली है ईट, जो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग ईट। ठीक है, ईट है क्या। ठीक है, पूरी इंडस्ट्री में हर एक एसईओ के आज की डेट में ये पता है कि ईट है, बट ईट है क्या। ठीक है, अगर आप किसी से पूछने जाएं या आप खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे, तो ईट का मतलब एक आपका हो गया एक्सपर्टीज़, ई मतलब एक्सपर्टीज़, ठीक है, ए का मतलब आपका हो गया ऑथोरिटिवनेस, ठीक है, टी का मतलब हो गया ट्रस्टवर्दीनेस। तो मतलब ईट का जहाँ पे भी जाओ आपको यही मतलब एक जो लेमैन है या फिर जितने भी एसईओ हैं वो सिर्फ यही मतलब लेके चलते हैं कि ईट का एक फुल फॉर्म है, बट ईट इम्प्लीमेंट कैसे होता है। ठीक है, ईट का एक जो कॉन्सेप्ट है गूगल ने उस तरीके से अपने सर्च के लिए किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, दूसरी बात है उसने अपने सर्च पे इम्प्लीमेंट किया है, तो आपको अकॉर्डिंग टू ईट अब वो किस तरीके से अपने कंटेंट को और भी इन्हांस करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ईट को लेके हो गया, जैसे वाई वाइल हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट कि योर मनी योर लाइफ। ठीक है, योर मनी योर लाइफ, ठीक है, उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली कंटेंट पहले बहुत तरीके से एक कंटेंट हुआ करते थे। ठीक है, चाहे तो आप विकीपीडिया जैसे आप ले लो, विकीपीडिया एक पूरा का पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी एक इंसान के बारे में, किसी एक प्लेयर के बारे में आपको जानना है तो आप विकीपीडिया पे जाके उसकी हिस्ट्री जान सकते हैं। ठीक है, तो एक हिस्टोरिकल डेटा जैसे होता है, ठीक है, उसकी एक अलग चीज़ें होती हैं, मतलब वो उसकी ऑथोरिटीनेस जो होगी वो अलग होगी। ठीक है, प्रोडक्ट की बात की जाए, ई कॉमर्स की बात की जाए, तो ई कॉमर्स में प्रोडक्ट की अलग चीज़ें होंगी। डेवलपमेंट सेक्टर में आप चले जाओ या किसी और सेक्टर में चले जाओ, फाइनेंस में चले जाओ, तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गए, सर्विसेज हो गए। ठीक है, होता क्या था कि पहले जो यूज़र थे, अगर वो किसी को मोबाइल ख़रीदना है तो वो मोबाइल क्वेरी डालते थे। ठीक है, जैसे मुझे सैमसंग का कोई S10 प्लस ख़रीदना है तो मैंने सैमसंग S10 प्लस डाला। ठीक है, मैंने बाय बाय कुछ भी नहीं डाला, लेकिन सैमसंग S10 प्लस डाला था। अब उसमें हुआ क्या, उसमें मिली जुली सरकार आ गई। मतलब मिली जुली सरकार का मतलब है उसमें ई कॉमर्स के भी पोर्टल्स आ रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है। ठीक है, डेफिनेटली प्रोडक्ट है, तो ई कॉमर्स के आ रहे हैं, साथ ही साथ फिर उसके रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, साथ ही साथ उस पर उसके अपडेट के लिए कुछ और भी अलग आर्टिकल्स आ रहे हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं, फीचर्स आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये मिली जुली सरकार है। ठीक है, अब गूगल ने कहा कि मिली जुली सरकार से अच्छा है कि मैं सिर्फ इसको 2 पार्ट में चीज़ें कर दूँगा, सिर्फ 2 ही पार्ट करूँगा। ठीक है, समझना, यहाँ से मेरा जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको समझने के लिए कि कोर अपडेट लेके क्यों आता है और कोर अपडेट हो किस बेस पे रहा है। ठीक है, तो गूगल ने 2 पार्ट में कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
अब गूगल के लिए प्रोडक्ट कुछ अलग चीज़ नहीं है, इन्फॉर्मेशन कुछ अलग नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया कुछ अलग नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों में उसने चीज़ों प्रोडक्ट को, कंटेंट को डिफाइन कर दिया अपने को, ठीक है। अब उस दो पार्टीशन के अंदर ही आपको सर्च रिजल्ट भी मिलेगा, प्रोडक्ट भी मिलेगा, हिस्टोरिकल डेटा भी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, सर्विसेज भी मिलेंगे, XYZ जो भी आपको होगा, सिर्फ उन दो कैटेगरी के अंदर ही आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। अब दो कैटेगरी क्या है, ठीक है, क्वेश्चन आता है दो कैटेगरी कौन सी है जो जिसको बायफर्केट किया गया है दो कैटेगरी में, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, इसके पीछे कोई नया कॉन्सेप्ट मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ, और ना ही गूगल ने अभी तक कोई नया कॉन्सेप्ट दिया है। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट वो पहले से फॉलो कर रहा था उसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है, फॉर्मेट को चेंज कर दिया है, या नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मेट है वो है ईट, ठीक है, कुछ नया नहीं है आपके लिए, वो पहला फॉर्मेट ही ईट है, ठीक है। ईट का मतलब आप सबको पता होगा, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मेट है वो YMYL है। अब लोग कहेंगे ये दूसरा फॉर्मेट क्या है, YMYL क्या है, मतलब योर मनी योर लाइफ, ठीक है, अंडरस्टूड है, लेकिन योर मनी योर लाइफ YMYL, ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब ये दूसरे कॉन्सेप्ट को जब मैं आपको क्लियर करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट हैं कंटेंट के लिए, ठीक है। पहले मैं ईट को लेकर चलता हूँ, ठीक है, ईट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में ईट को लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिथ भी है, बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ईट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रैंकिंग आ जाएगी, वो हो जाएगी, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न है ईट को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्च इंजन लैंड का जो आर्टिकल है वो आप देख रहे होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिंग ईट, ठीक है, टैक्टिक्स टू इम्प्लीमेंट एंड अवॉइड फॉर ग्रेटर सर्च विजिबिलिटी, ठीक है। तो ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है ईट, जिसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कुछ मिस्टेक्स हैं उसको कैसे दूर की जाए, ठीक है, और उन सब को करने के बाद अपने सर्च की विजिबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, मतलब रैंकिंग कैसे लाई जाए, साफ तौर पे रैंकिंग कैसे लाई जाए, ठीक है, ट्रैफिक कैसे लाई जाए, साफ तौर से इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ईट का मतलब है, आपका ईट का मतलब समझ में आ गया होगा, ईट का मतलब एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, राइट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इन्हीं तीन वर्ड पे, इन्हीं तीन कैरेक्टर्स पे, ठीक है। तो नीचे जो हम आते हैं सेक्शन पे, यहाँ पे अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं सीधे सीधे इसके सेकंड हेडिंग पे आता हूँ, ठीक है, सब हेडिंग पे आता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रैक्टिस दैट कैन हर्ट योर ईट, ठीक है, कुछ ऐसी प्रैक्टिस जो आपके कंटेंट को हर्ट कर सकती है, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस है क्या, अगर आप पढ़ सकते हैं मेरी स्क्रीन पे तो आप पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस है क्या, अगर नीचे आप देखा जाए, ठीक है, सेकंड लाइन से अगर आप देखेंगे तो सेकंड लाइन में स्टार्ट होता है फॉर योर मनी योर लाइफ, YMYL वेबसाइट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट में बताऊंगा YMYL है क्या, ठीक है। अब रे सेड, जिन्होंने ये बोला है उनका नाम रे है, ठीक है। उसके बाद कहता है वी हैव बेसिकली द एलिमिनेशन ऑफ फेक न्यूज़, स्यूडो साइंस, ठीक है, क्लिक बेट एंड साइट दैट कॉन्ट्राडिक्ट साइंटिफिक एंड मेडिकल कंसेंसस, ठीक है, विच गूगल मेक वेरी क्लियर थ्रू आउट मैनी ऑफ इट्स डॉक्यूमेंट। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ आगे क्या है, ठीक है। ईट में क्या है, एक्सपर्टीज़, ध्यान देना आप, हर एक वर्ड में क्लैरिटी है। ईट का मतलब एक्सपर्टीज़, ठीक है। सपोज़ करिए मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, डॉक्टर की बात ले लेते हैं, या कोई इंजीनियर की बात ले लेते हैं, कोई साइंटिस्ट ले लेते हैं, नासा के जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर भी साइंटिस्ट ले लेते हैं, नासा के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट बोला जाए, वैज्ञानिक बोला जाए, वो साइंटिस्ट हैं, वो मतलब चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है, उनमें एक तरीके से देखा जाए तो चीज़ों की खोज करते हैं, खोज करता आप बोल सकते हैं, मतलब एक्चुअल जो हिंदी लैंग्वेज जो है खोज करता बोलता है साइंटिस्ट को, ठीक है, वो खोज करता है, ठीक है, चीज़ों की खोज करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो है रिसर्च, ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज़ है रिसर्च करना, किसी भी चीज़ को रिसर्च करेंगे वो लोग, ठीक है। उनकी जो अथॉरिटी है, ठीक है, अब रिसर्च तो किसी भी चीज़ पे हो सकता है ना, चाहे वो एनिमल रिसर्च हो गया, चाहे मेडिकल रिसर्च हो गया, चाहे कुछ और रिसर्च हो गया, ठीक है, रिसर्च तो कुछ भी हो सकता है। अब इस एक्सपर्टीज़ क्या है उनकी, रिसर्च की, वो रिसर्च करता है।
अब रिसर्च किस चीज़ पे करते हैं, उनकी अथॉरिटी क्या है, कौन से टॉपिक है जिसे वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर कोई नई चीज़ें डेवलप करेगा, ठीक है। साइंटिस्ट हो गए, साइंटिस्ट के अंदर अलग अलग चीज़ों की टॉपिक्स की रिसर्च एबिलिटी होती है, ठीक है। अब जैसे कोई अर्थ पे रिसर्च करना चाहता है, ठीक है, लाइफ पे रिसर्च करना चाहता है, तो उनकी अथॉरिटीज़ वो हुई कि एक्सपर्ट उनमें जो है अथॉरिटीज़ कि उन सब चीज़ों पे उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो वो एक उनकी अथॉरिटी हो गई कि हाँ साइंस के अंदर उन्होंने फिज़िक्स पे काम किया है, चाहे वो क्लाइमेट हो गया हो, चाहे कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, उस पर उन्होंने काम किया है, ठीक है। अब काम जो किया है वो उनके अथॉरिटीज़ हो गए, एक्सपर्ट हो गए क्योंकि साइंटिस्ट हैं, अथॉरिटीज़ ये हो गए कि मतलब टॉपिक से कोई, ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, जो भी हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। अब टी का मतलब आ गया ट्रस्टवर्दीनेस। हाँ, हम उन पे यकीन क्यों करें, कैसे यकीन करेंगे, ठीक है। कोई अगर जैसे मेन अगर एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे अगर आप खुद का एग्जांपल ले लें तो आप पे लोग यकीन क्यों करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें लिखी होंगी ना आपके लिए, या कहीं ना कहीं आपने उनके सामने वो चीज़ें बनाई होंगी ना, अपने ट्रस्ट वर्दीनेस बनाया होगा ना, अपने आप को ट्रस्ट किया होगा ना कहीं, कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें, कुछ ऐसी चीज़ तो बनाई होगी लाइफ में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ईट है, एक्सपर्ट, अथॉरिटीनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस का मतलब ही ये है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, किस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज़ है वो, ठीक है, किस टॉपिक पे आपने वो एक्सपर्टीज़ हासिल करी है वो, ठीक है, और कितना आपको लोगों पे, कितना लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, ठीक है, या आप पे ट्रस्ट है लोगों का, ठीक है, वो चीज़। तो सिंपल सी अगर कंटेंट की बात की जाए, ठीक है, सपोज़ करिए कि मैं एक, जैसे विराट कोहली को ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। विराट कोहली है, विराट कोहली क्या है, एक्सपर्टीज़ क्या होगा, क्रिकेट, बैट्समैन है, क्रिकेट है, ठीक है। और अथॉरिटीनेस क्या है उसकी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, ठीक है, बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है, स्पोर्ट्स क्रिकेट से बिलोंग करता है, ठीक है। ट्रस्टवर्दीनेस, अगर वो कोई आर्टिकल अपने, मतलब अगर वो कोई भी सब्जेक्ट पे क्रिकेट से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स लिखते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं या एक्स वाई जेड वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनकी ट्रस्टवर्दीनेस ज़्यादा होगी, लोग देखेंगे, क्यों, क्योंकि एक एक्सपर्ट वाला बंदा क्रिकेट के ऊपर एक ब्लॉग लिख रहा है या कुछ बता रहा है, ठीक है, तो वो उसकी एक एक्सपर्टीज़ होगी। तो वहाँ पे ईट का जो स्ट्रेटजी है, जो ईट का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे फुलफिल होता है। जनरल टर्म में एक न्यूज़ की ही बात कर ले तो कोई भी न्यूज़ है, एक्स वाई जेड जो भी नाम है, ठीक है, वो एक पॉलिटिक के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल, उनको ट्रॉफी भी मिली हुई है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कोई बाहर की गवर्नमेंट हो, उन्हें पॉलिटिकल पे एक अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अवार्ड तो तभी मिल सकता है ना जब विश्वास हो उनकी न्यूज़ पे, ठीक है, उनकी न्यूज़ से उनके किसी को बेनिफिट हो रहा है या अच्छी लग रही न्यूज़, या उसमें एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, एक्स वाई जेड जो भी हायर एजुकेशन है उन्होंने ले रखी है, ठीक है, और उनका इंटरेस्ट है खुद का, ठीक है, तभी तो उन्हें उनके जो आर्टिकल से लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ईट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक बंदा जो आर्टिकल लिख रहा है, पहली चीज़ पॉइंट नोट करना दोस्तों यहाँ पे, पहली चीज़ जो भी टॉपिक पे लिख रहा है वहाँ पे उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है, और वो एक्सपर्टीज़ कैसे होगी मैं अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। और जो कंटेंट लिख रहा है उसकी अथॉरिटीज़ भी होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल अगर सोर्सेस से वो कहीं कंटेंट कलेक्ट कर रहा है जो कहीं पे भी नहीं है, वो उसकी अथॉरिटी है, ठीक है। लोग उसे पढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से जैसे एक्स वाई जेड को मान के चलते हैं कि 10 लोग जानते हैं, ठीक है, और 10 लोगों को पता है कि वो किसी के बारे में पढ़ रहा है, तो वो उसकी ट्रस्टवर्दीनेस है कि 10 लोग जानते तो हैं उसे, किस टॉपिक पे वो आर्टिकल लिख रहा है वो जानते तो हैं उसे, ठीक है। तो ये चीज़ है ईट में, ठीक है, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटीनेस और ट्रस्ट। अब बिल्ड कैसे करेंगे, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, और ना ही एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता है जो आज आपने सुना और कल इम्प्लीमेंट कर दिया और बल्ले बल्ले हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ईट को डेवलप करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नीचे आते हैं, अब यहाँ पे कुछ मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट आप वो पढ़िएगा, ओमिटिंग एट्रीब्यूशन एंड एविडेंस, ठीक है। वुड यू टेक फाइनेंशियल और मेडिकल एडवाइस फ्रॉम समवन हु क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट but refuse to substantiate their claims or reveal their name and credential? Of course,
कि कहने का मतलब ये है कि क्या आप ऐसे लोग पे विश्वास कर सकते हैं जो आपको मेडिकल एडवाइस दे रहे हैं या फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मेरा नाम सामने है, ठीक है, वो अपने क्रेडेंशियल नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो एक्सपर्ट किस चीज़ में है, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपको कि मैं आपको 1 करोड़ का रास्ता बता सकता हूँ, 1 करोड़ किस तरीके से कमाए जा सकते हैं, क्या आप मुझ पर विश्वास कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। या फिर मैं आपको मेडिकल की लैंग्वेज समझाऊँ कि आप ये दवा ले लो तो पेट दर्द हो जाए, क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको एविडेंस चाहिए। एविडेंस क्या चाहिए? अगर मैं फाइनेंशियल से हूँ तो आपको ये चाहिए कि मेरे पास वो फाइनेंशियल MBA की डिग्री होगी, ठीक है, या फाइनेंशियल में कोई ऐसी डिग्री होगी जिससे मैं आपको दिखाऊँ और आपको विश्वास हो जाए। मेडिकल है, MBBS की डिग्री होगी, ठीक है, मेडिकल की डिग्री होंगी, सर्जन की डिग्री होगी, तभी तो आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे, ठीक है। तो एविडेंस का मतलब है कि आपको विश्वास तो तभी करोगे ना जब आपके पास कुछ होगा, आपको बताने के लिए कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे आपके, ठीक है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास है ही नहीं तो आप विश्वास ही नहीं करोगे। अगर है, डेफिनेटली आप विश्वास करोगे। अगर मैं मेडिकल से हूँ, मैंने MBBS किया हुआ है, मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ कोई मेडिसिन, तो डेफिनेटली आप विश्वास करोगे, क्योंकि आपको पता है मैं MBBS हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल, ठीक है। तो मेरी बात पर विश्वास करोगे, मेडिसिन भी लोगे आप। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? एडवाइस देने वाले तो बहुत हैं हमारे चारों ओर। पीठ में दर्द है तो कोई बोलेगा वो क्या बोलते हैं, अजवाइन फाँक लो, अजवाइन पानी से पी लो, हो जाएगा सारा काम, पेट सही हो जाएगा। तरह तरह की मेडिसिन दिखती हैं, लेकिन एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट वो है जिसके पास डिग्री है, जिसने अपनी क्रेडेंशियलिटी दिखा रखी है, डिग्री है, MBBS है। फिजियोथेरेपी नहीं, फिजियोथेरेपी अलग चीज़ होगी, लेकिन फिजिशियन है जिसकी एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ में, ठीक है। जब भी हम डॉक्टर को कॉल करेंगे तो हम देखते हैं कि हाँ MBBS है कि नहीं, MD है कि नहीं, देखते हैं ना। तो वही चीज़ है, कहाँ कहाँ उसने प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर रही है, कितने उसके पास क्लाइंट आते हैं, या कहाँ कहाँ उसका नाम है, ये सारी चीज़ें ईट को कवर कर रही है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वो डिटेल डालनी है। अगर आप एक ऑथर हैं तो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? अगर आप टेक्निकल ऑथर हैं तो डेफिनेटली आपकी एक्सपर्टीज़ टेक्निकल है तो मेडिकल पे तो बात करोगे नहीं ना आप, करोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, राइट। तो ये जो स्क्रीन आपके सामने है अभी, लैक ऑफ सफिशिएंट एक्सपर्टीज, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि अगर आपको ईड के अकॉर्डिंगली एक आर्टिकल डेवलप करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या करना होगा आपको, ठीक है। नॉट टेस्टिंग ऑथर्स नेम और बायोग्राफी, अगर आप ऑथर्स नेम बायोग्राफी नहीं लिखते हैं तो वो ईड की कमी को, मतलब ईड की एक कमी है बहुत बड़ी, ठीक है, क्योंकि ईड में आपको समझा चुका हूँ, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटीवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अपना नाम देना ही देना है, बायलाइन वाले आर्टिकल चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा है नो एविडेंस ऑफ वर्किंग विद एक्सपर्ट, ठीक है। आपकी एक्सपर्टीज जो है टेक्नोलॉजी में है, किसके साथ आपने काम किया? हुंडई की टेक्नोलॉजी के साथ काम किया आपने, ठीक है, एमआई की टेक्नोलॉजी के साथ किया, सैमसंग की टेक्नोलॉजी के साथ काम किया, अगर किया है तो वहाँ पे डालिए आप कि मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि मैं इन लोगों के साथ इन टॉपिक पे काम किया हुआ है, डालिए वहाँ पे, तभी तो लोगों को समझ में आएगा हाँ यार ये तो टेक्निकल ब्लॉग लिख रहा है, अगर सैमसंग के ऊपर कोई ब्लॉग लिख रहा है, टेक्निकल कोई भी चीज़ लिख रहा है, तो तभी तो विश्वास होगा लोगों को कि जब या इसने तो सैमसंग के साथ काम किया तो ये तो एक्सपर्ट बंदा है, बोला ना एक्सपर्ट, मुँह से तो ही निकलेगा ना एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है, इसका नाम ये है, ठीक है। और जब नाम ये है तो हम सर्च कर सकते हैं, सर्च करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, अगर एक्सपर्ट है तो आपको गूगल पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना उसके बारे में। ठीक है। नॉट साइटिंग सोर्सेज, हाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे सोर्सेज साइट करने हैं कि मान लो सैमसंग के साथ काम किया है तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे डालेगा कि हाँ मैंने सैमसंग के साथ काम किया, ये अवार्ड मुझे मिले थे, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। नो प्रूफ ऑफ क्लेम्स, क्लेम ही नहीं है आपके पास कि हाँ मैंने यहाँ पे काम किया, तो कैसे विश्वास करेगा? कोई नहीं विश्वास कर सकता, ठीक है। डेंजरस मेडिकल एडवाइस, हाँ कोई भी ऐसा निगेटिव पॉइंट आप मत डालिए, ठीक है। रिव्यूज़ अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी अगर आप एक जर्नल आर्टिकल देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिव्यूज़ नहीं डालना है, ठीक है। आपको रिव्यूज़ नहीं देना है कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये पॉजिटिव पॉइंट्स ये है, वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ईट में, ठीक है। ये मेडिकल के लिए बेसिकली जो स्नैपशॉट लगाया गया मेडिकल के लिए, डेंजरस मेडिकल एडवाइस, अगर किसी को आपने सुसाइड करने के लिए कुछ इस तरीके से कुछ एडवाइस दिया है तो वो नहीं चलेगा, वो अथॉरिटीवनेस नहीं है। गूगल ऐसी चीज़ों को वायलेंट समझता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो भी चीज़ें, अगर आपको ईट बनाना है, ईट के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल डेवलप करना है,
तो लिखने वाले शख्स का नाम या लिखने वाला जो ऑथर है या राइटर है, उसकी बियोग्राफी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कहाँ उसने काम किया है, किसके साथ काम किया है, ठीक है, किस टॉपिक पर उसका एक्सपर्टीज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डालनी होगी। जैसे आप यहाँ पे स्नैपशॉट देख रहे हैं 22 होम रेमेडीज फॉर एक्ने एंड पेस्किस पिंपल्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ऑथर्स के बारे में नहीं है। तो ऑथर्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा ना, तभी तो लोगों को यकीन आएगा, तभी तो आपको गूगल एक प्रायोरिटी देगा, राइट। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद बहुत सी चीज़ें मिलती हैं कि साइड द चूज टू omit दिस इंफॉर्मेशन स्पेशली इन YM कैटेगरी लाइक फाइनेंस, सिविक, न्यूज़ एंड हेल्थ आर जस्ट मेकिंग ए लॉट ऑफ ब्लड क्लेम्स विदाउट नेसेसरी सेइंग वेयर दे गॉट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रे सेड एडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है YM कैटेगरी अलग चीज़ है, कैटेगरीज अलग नहीं है, ठीक है, बट उन्हीं कैटेगरीज में YM कंटेंट अलग है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या चीज़ है, YM का मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। YM क्या है कि ऐसे आर्टिकल्स, आप ऐसे आर्टिकल्स लिख रहे हैं जिनका इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कैसा इम्पैक्ट, दिमाग में तो आया कैसा इम्पैक्ट, हम तो आर्टिकल लिखते हैं भैया लोग आए ट्रैफिक देखें, ट्रैफिक दें, नहीं ऐसा नहीं है। YM ही वो सेकंड कैटेगरी है जो गूगल कहता है कि ये वो कैटेगरीज हैं जिनको पढ़ने पे, जिनको देखने पे, जिनको सुनने पे लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है। ये वो कंटेंट है, इसलिए बोला जाता है योर मनी योर लाइफ। मैं अगर पैसा दे के कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा पैसा और उससे होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट वो मेरे ही तो होंगे और किसके होंगे। सेम चीज़ें कंटेंट में भी प्ले रोल करती हैं, ठीक है। सपोज़ करिए न्यूज़ चैनल को उठा लीजिए, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनको आज की डेट में पता ही नहीं है ईट और YM के कॉन्सेप्ट को आज तक कभी सेग्रीगेट नहीं कर पाए, ठीक है, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बताना ही नहीं आया किसी को। मेरी बात से बहुत से जो न्यूज़ मीडिया हाउसेज होंगे, वहाँ पे जो एसईओ होंगे, वो थोड़ा सोच रहे होंगे, लेकिन फैक्ट यही है कि कैटेगराइज किया गया है, सिर्फ दो ही कैटेगरी को रखा गया है न्यूज़ कंटेंट में, एक है ईट और एक है YM। YM में भी ईट को आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ईट जो है एक कॉन्सेप्ट है, बट YM जो है एक कंटेंट को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। तो समझिए, अगर कोई मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, सपोज़ करिए मुझे एक फ़ोन चाहिए, बहुत अच्छा फ़ोन चाहिए सपोज़ करिए मुझे बहुत अच्छा फ़ोन चाहिए जिसमें कैमरा भी अच्छा हो और बैटरी लाइफ अच्छी हो, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हों, ठीक है, जो मेरी चीज़ों को फुलफ़िल करें। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक अच्छा फ़ोन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले उसके बारे में पढ़ूँगा, देखूँगा, सोचूँगा, सुनूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा, ठीक है। करूँगा कैसे? गूगल पे आके, राइट। गूगल पे आया, मैंने सर्च किया, मुझे एक ब्लॉग मिला बहुत अच्छा, ठीक है। मुझे एक ब्लॉग मिला जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ, जैसे सपोज़ करिए S10+ है, ठीक है। S10+ की जो टॉप जो वेरिएंट है, ठीक है, 256 GB वाला है, ठीक है, 256 GB मेमोरी वाला, ठीक है। अब मुझे वही फ़ोन चाहिए, ठीक है, लेकिन 256 GB वाला जो फ़ोन है और जो मैं ब्लॉग पढ़ रहा हूँ उसके अंदर 256 ना होके 128 है, उसके अलावा है ही नहीं, या उसमें लिखा है कि अवेलेबल ही नहीं है 256, या आता ही नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन, समझिए, मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और उसको सोच के मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया, या मैं किसी और से चला गया, लेकिन बाद में ड्रॉप करने के बाद मैंने वो दूसरी चीज़ खरीद ली, ठीक है। ख़रीदना तो मुझे S10 जो मुझे पसंद है, लेकिन मैंने कोई दूसरी चीज़ खरीद ली, ठीक है। ख़रीदने के बाद हुआ क्या कि बाद में मुझे पता चला नहीं यार 256 GB आता है उसके अंदर। किससे पता चला? बाहर से पता चला ना मुझे। लेकिन मैं पढ़ के कहाँ गया था? मैं उस इंसान का ब्लॉग पढ़ के गया था जिसने लिखा था कि आता ही नहीं है, राइट। मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे डिसीजन गलत हो गया। फिर किसकी वजह से हुआ गलत? क्योंकि मैं वो आर्टिकल पढ़ा, क्योंकि मैंने उस आर्टिकल पे विश्वास किया कि आर्टिकल लिखा अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, मैं उस आर्टिकल पे विश्वास किया। हो सकता है मेरी भी गलती है, क्योंकि मुझे नहीं पता ईट क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि
मोस्टली 90% यूज़र्स को यही नहीं पता होता कि आर्टिकल लिख कौन रहा है, उसकी एक्सपर्टीज़ कौन है। इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट गूगल लेके आया कि आपको लॉस ना हो। आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हो, अगर आपको उस आर्टिकल से कोई हेल्प मिलती है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, ठीक है, तो वो आपको लॉस ना हो। इसलिए तो ईट लेके आया है, इसलिए तो वाइम वाइल कंटेंट को सेग्रीगेट किया गया है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो रही है, और यहीं पे जो आपके जो कोर अपडेट वाले जो हिट्स आते हैं वो इसी वजह से आपको इम्पैक्ट देके जाते हैं। कंटेंट तो आप लिख रहे हैं, ट्रैफिक धड़ाधड़ उठा रहे हैं, क्योंकि आपके पास मिसलेनियस टाइप के यूज़र्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपने सेक्शन को कैटेगराइज नहीं किया है। आपने उन सेक्शन को कैटेगराइज नहीं किया है जो ईट को फॉलो करते हैं और जो वाईएम वाइल कंटेंट है। करके देखिए, बेनिफिट होगा। अब मैं नहीं बोलता, ये गूगल बोलता है। सर्च करिए, आपको मिलेगा, ठीक है। वाईएम वाइल कंटेंट को अलग करिए, गूगल न्यूज़ से अलग ही रखिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और ईट को इम्प्लीमेंट करिए। सडनली आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, फ्यूचर के लिए आपको ऐसी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, गारंटी देता हूँ। कोर अपडेट किया, ब्रॉड कोर अपडेट किया, उसके पास कोई भी ब्रॉड भी अपडेट आ जाएगा ना, तो भी आपको छू नहीं पाएगा। सही रखिए ना अपनी साइट को, हाइजीन रखिए, एरर फ्री रखिए साइट को, स्पीड अच्छी रखिए साइट को। एडवर्टाइजमेंट का आप यूज़ करना डेफिनेटली करिए, गूगल मना नहीं करता है, लेकिन सही तरीके से करिए उसको यूज़ को। स्पीड स्कोर आपकी ख़राब ना हो, यूज़र इंगेजमेंट आपकी ख़राब ना हो, ठीक है। यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके अगर उसे लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस होता है, मेंटली लॉस होता है, फिज़िकल लॉस होता है, तो वो आपकी वेबसाइट को कभी भी रिकमेंडेड नहीं करेगा किसी को देखने के लिए, और कभी भी विजिट नहीं करेगा। हो सकता है वो गूगल में जहाँ पे सर्च कर रहा है और जहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे जाके ये भी लिख दे कि ये फ्रॉड वेबसाइट है, रिपोर्ट टू स्पैम भी कर सकता है, ठीक है। तो कोशिश ये रखिए कि अपनी वेबसाइट को क्लीन रखिए और ईट को फॉलो करिए, वाईएम वाइल को फॉलो करिए। दोनों चीज़ों को अलग अलग सेपरेट रखिए, प्रमोट करिए, ट्रैफिक लीजिए, ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस दोनों में बना के रखिए। और ऐसे आर्टिकल लिखिए जिससे यूज़र्स को हेल्प मिले, इंगेजमेंट बढ़े, ट्रैफिक तभी बढ़ेगा। वन टाइम ट्रैफिक नहीं चाहिए, हमें लाइफ टाइम ट्रैफिक चाहिए। लाइफ टाइम ट्रैफिक तभी मिलेगा जब आप लोगों को पूरी तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे अपने आर्टिकल से, ठीक है। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और कुछ और चीज़ें भी फॉलो करते हैं, जैसे ईट में और भी चीज़ें हैं, जैसे थिन कंटेंट है। थिन का मतलब थोड़ा सा कंटेंट है, ठीक है। अब नया कॉन्सेप्ट आया है, जैसे थिन कंटेंट का मतलब कई लोग सोचते हैं कि 1 लाइन 2 लाइन लिख दिया, नहीं, वो थिन कंटेंट में नहीं आता है, वो तो सॉफ्ट 404 में चला जाता है। नहीं चाहिए ना। अभी तक आप लोग यही समझ रहे होंगे कि 2 लाइन लिख दी और वो थिन कंटेंट हो गया। नहीं, थिन कंटेंट नहीं है, थिन कंटेंट है ही नहीं ना। 404 है, सॉफ्ट 404 है। सॉफ्ट 404 इसलिए है कि कंटेंट है बट है नहीं। पेज का स्टेटस ओके है, 200 ओके है, बट कंटेंट तो 2 लाइन का है ना। थिन कंटेंट तब माना जाता है जब आपका आर्टिकल 300 वर्ड से नीचे हो। सरप्राइज आर्टिकल न्यूज़ में तो सबसे ज़्यादा 300 वर्ड से नीचे ही आर्टिकल होते हैं। ये क्या बोल रहा है अरुण शर्मा, ये तो गलत बोल रहा है। है ना, गलत बोल रहा है ना अरुण शर्मा। तो ये दोस्तों प्रैक्टिकल है, ठीक है, न्यूज़ के लिए नहीं है। बट जो ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं, ठीक है, जो कंटेंट लिखते हैं, ट्रैवल पे कंटेंट लिखते हैं, वाईएम वाइल जो कंटेंट लिखते हैं, उनके लिए ये थिन कंटेंट ही है। 300 वर्ड से अगर नीचे है तो थिन कंटेंट है, 80 वर्ड से 100 वर्ड से है तो वो सॉफ्ट 404 है, ठीक है। थिन कंटेंट का मतलब ये है, समझ गए होंगे। काफ़ी लोग मेरे से मतलब बोल रहे होंगे कि नहीं यार ये तो गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ थोड़ा ना होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप वैल्यूएबल कंटेंट जब 300 ऊपर से दोगे तो थिन कंटेंट भी नहीं रहेगा। दूसरी बात है, वाईएम वाइल जो कंटेंट है वहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी, प्रॉपर वेटेज मिलेगी। डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है वो तो आपको पता ही है, डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। डूरे पेजेस आपको पता होगा, और नहीं भी पता तो मैं आपको बताता हूँ। डूरे पेजेस वो पेजेस होते हैं कि समटाइम्स हम कुछ ऐसे अनएथिकल वेज में ऐसे पेजेस बना देते हैं जो गूगल के लिए कुछ और कंटेंट सर्व कर रहे होते हैं और यूज़र को कुछ और कंटेंट सर्व कर रहे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि
आपने जो पेज का कैसे देखना होता है, ठीक है, कैसे आपने देखना होता है, तो वो किसी और पेज का कैसे दिखाता है, ठीक है। वो XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, बट एग्जाम्पल वो डूबे पेजेस का ही है कि मुझे फ्रंट एंड पे दिख तो कुछ हो रहा है लेकिन गूगल में कुछ और दिख रहा है कैशे में। वो डूबे पेजेस होते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे पेजेस पे विश्वास करते हैं तो मत करिए, हैम्पर ही होगा। कोर अपडेट आएगा और फ्यूचर में ऐसे ऐसे अपडेट आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें पेनल्टी बहुत बड़ी लगने वाली है, ठीक है। पेनल्टी अगर लग गई, बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज लग सकती हैं, क्योंकि अभी तक गूगल ज़्यादा स्लैपिंग नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत स्लैप करने वाला है, क्योंकि रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। और अभी भी गूगल का जो सिस्टम है, ठीक है, वो मैनुअली चीज़ों को मॉनिटर करता है, ठीक है, मैनुअली बोल लीजिए या एल्गोरिथमिक बोल लीजिए, इस तरीके से मॉनिटर करता है। लेकिन आने वाले टाइम में गूगल जब जो AI पे काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली गूगल को मैन पावर की ज़रूरत नहीं होगी। उसने एक सिस्टम रन किया, उस सिस्टम में जो जो आता चला जाएगा वो सब स्लैप्ड होंगे, चाहे वो कोई भी वेबसाइट क्यों ना हो, ठीक है। तो ईट को फॉलो करिए, ईट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, अपनी अथॉरिटी इंप्रूव करिए, साइटेशन लीजिए दूसरी वेबसाइट से। अगर आपने कहीं काम किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से साइटेशन लीजिए, वहाँ से दिखाइए, वेबसाइट पे दिखाइए, ऑथरशिप की ऑथर की एक प्रोफाइल बनाइए कि इन केस एक ऐसा यूज़र आता है, उस आर्टिकल को पढ़ता है और वो जानना चाहता है कि ऑथर कौन है, तो वो आपकी ऑथर प्रोफाइल को देखे, आपको बियोग्राफी को देखे, ताकि उसको विश्वास हो। अगर आप मोबाइल कंटेंट को भी लिख रहे हैं तो उसको विश्वास हो कि गलत जगह नहीं आया वो। तो यही तो गूगल को चाहिए। गूगल को क्या चाहिए? गूगल को यही तो चाहिए कि यूज़र्स आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ से आपको कई बेनिफिट मिलेंगे। आपका बाउंस रेट हमेशा के लिए इम्प्रूव हो जाएगा, हमेशा के लिए इम्प्रूव हो जाएगा। आपके रिटर्न विजिटर्स हमेशा बढ़ जाएंगे, रिपीटेड विजिटर्स। यूनिक यूज़र्स जो होते हैं आपके, वो वन टाइम होते हैं। अगर यूनिक विजिटर आ गया तो आपके रिपीटेड विजिटर बढ़ ही जाएंगे, अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब जर्नलिस्ट कंटेंट के लिए जो है क्या बोलता है, while producing a variety of content on different topics may help you appeal more audiences, it likely means that you are not convey a depth of expertise or authorities in any of topics। समझ गए? इसलिए मैं बता चुका हूँ, जो जर्नलिस्ट कंटेंट जो होते हैं उनमें यही कमी हो जाती है कि जो बंदा लिख रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई 4 लोग नए आए टीम में, ठीक है, उनकी कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, कहीं थे नहीं, पहली बार काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी आर्टिकल को वैल्यू कैसे मिलेगी? उनको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं नई वैल्यू मिलेगी, बट उनको डेवलप करना पड़ेगा। उनको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज़ हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। यूट्यूब चैनल बनाओ, आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ से लिंकिंग करो, यूट्यूब भी आपको अथॉरिटी बढ़ाएगा, ठीक है। ट्विटर बनाओ और कोशिश करिए कि विकीपीडिया के प्रोफाइल्स वहाँ पे जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी एडिटोरियल टीम है, सबके एक विकीपीडिया के पेजेस पब्लिश करने के लिए कोशिश करें कि पब्लिश हो। क्योंकि अगर विकीपीडिया से आपका एक पब्लिश पेज हो गया बायोग्राफी, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ऑथरशिप मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। और अब आते हैं कुछ ऐसे सेक्शन पे जहाँ पे ईट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। जैसे लिखा ना, कैन ऑल्सो डैमेज योर ईट एज वेल एज रैंकिंग। जी, ठीक है, यहाँ पर पूरा ही डैमेज होता है। डैमेज इसलिए होता है, ये कमेंट तो कोई भी कर सकता है। UGC कंटेंट मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट, कोई भी कमेंट कर सकता है, एनी टाइम XYZ कोई भी कमेंट कर सकता है। और आज के टाइम में ब्लॉगिंग में तो ऐसे भरे पड़े हैं कि कुछ भी आया XYZ अपनी साइट का प्रमोट करना है, SEO आया लिंक उठा के पेल दिया। यार क्या है, कुछ तो क्वालिटी रखो ना यार, चीज़ों में कुछ तो क्वालिटी रखो। इसलिए तो गूगल बार बार स्लैप करता है, गूगल बार बार कोर एल्गोरिथम लेके आता है, अपडेट करके ले आता है। ईट को फॉलो करो ना यार, आप भी तो बना सकते हो। एक कमेंटर जो कमेंट करना चाहता है, जो रेगुलर कमेंट करता है, उसको भी तो प्रोफाइल बनानी चाहिए ना। अपनी प्रोफाइल बनाओ यार, फ़ोटो लगाओ, एक्सपर्टीज़ लगाओ कि मैं किस बारे में कमेंट करना चाहता हूँ, मैं टेक्निकल का एक्सपर्ट हूँ, टेक्निकल में मैं ये जानना चाहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। यार लिखो ना, ट्विटर पे प्रोफाइल बनाओ, अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे बनाओ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, बनाओ। वर्डप्रेस है, वहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल बनती है, वहाँ पे बनाओ आप प्रोफाइल। ब्लॉगर है, ब्लॉगर पे भी प्रोफाइल बनती है, बनाओ प्रोफाइल यार। प्रोफाइल बनाओगे वहाँ पे भी आपका ईट का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। आप कमेंट करो, डेफिनेटली देखो आपका कमेंट कैसे रैंक भी करेगा।
गूगल वेटेज देता है, गूगल एडिटोरियल टीम को भी वेटेज देता है, ऐसे ऑथर को भी वेटेज देता है। देखिए खुद की पहले से ही एक ट्रस्ट जो गैदरिंग है बहुत बड़ी है, फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो आपको भी देगा ना। लेकिन बनाओ तो सही आप, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही बन जाएगी, लेकिन धीरे धीरे स्लाइटली जब आप काम करना शुरू करोगे, एक अच्छे टॉपिक पे काम करोगे और एक मतलब पूरे ट्रस्ट के साथ काम करोगे, ठीक है, तो बनेगा यार, क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे अनडिस्क्लोज एफिलिएट लिंक की बात भी कर रहा है कि होता क्या है, कुछ ऐसे वायरल कंटेंट के अंदर हम एफिलिएट प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। एफिलिएट का मतलब है कि थर्ड पार्टी के जो लिंक्स हैं उसकी सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो गलत है बिल्कुल ही। आपको करना है करिए, बट लिंक के थ्रू मत करिए, लिंक मत करिए, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में लिखिए, प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करिए। सपोज करिए कोई किसी को अगर हैंड फ्री लेनी है, ठीक है, एमआई की हैंड फ्री लेनी है और आर्टिकल भी एमआई का है, तो आर्टिकल तो लिख दिया आपने, लेकिन वहाँ पे लिंक मत घुसाइए ना। वहाँ प्रॉपर तरीके से एक सेक्शन बनाइए जिसमें लिखिए कि अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो एमआई का जो हैंड फ्री है वो आप लेना चाहते हैं तो अमेजन की वेबसाइट से ले सकते हैं। इस तरीके से लिखिए, फिर आप लिंक दीजिए वहाँ पे, जनरल लिंक दीजिए, जनरल केस में काम करिए ना। एसईओ नहीं करना है एफिलिएट पे कि आपने कीवर्ड उठाया और लिंक डाल दिया, लिंक पेल दिया अमेजन का। नहीं यार, वैसा मत करो, वैसे नहीं होगा काम। गूगल के बोर्ड को तो घुमा लोगे, लेकिन आप अपनी ईद को वाइल की चीज़ों को नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, लोग नहीं आएंगे आपके पास। मत करना वैसा काम, ठीक है। अब कुछ है व्हाट वी टैकल विद क्लाइंट। अब क्लाइंट के साथ कैसे टैकल कर रहे हैं, मतलब आप एक एजेंसी हैं, ठीक है, और आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट के लिए, तो वहाँ पे कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, मतलब वहाँ पे आप कैसे वाइल को फॉलो करें, ईट को फॉलो करें, कैसे फॉलो करें। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे अपडेटिंग, रिमूविंग, रिडायरेक्टिंग और कंसोलिडेटिंग अंडर परफॉर्मिंग कंटेंट, ठीक है। ये सारी एक एनालिसिस का पार्ट है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे एनालिसिस? एनालिटिक्स है ना, कुछ टूल है, सैमरस का टूल है उसको यूज़ करिए, HRF का टूल है उसको यूज़ करिए, मोज के टूल्स हैं वो यूज़ करिए। टूल्स तो बहुत हैं, दुनिया भर के टूल्स हैं, यूज़ करिए कि आपके ऐसे कौन से कंटेंट हैं जिस पे ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है, यूज़लेस है, रैंकिंग नहीं आ रही है, हटाइए ना। नहीं हटाना चाहते हैं, इंडेक्सिंग बढ़ाना चाहते हैं, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल उसको कभी वेटेज देगा नहीं, और होगा क्या, कुछ टाइम बाद वो आउटडेटेड कंटेंट हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही होंगी कि गूगल बोर्ड कहीं ना कहीं अपना एक टाइम कहीं ख़राब कर रहा होगा, तो वो ख़राब मत दीजिए ना, वही अपना टाइम जो है दूसरे आर्टिकल के लिए ले जाइए। ऐसे गूगल बोर्ड को मतलब इतना तो एक्सेस दीजिए आप कि पुराने आर्टिकल को ना देखें, वो नए आर्टिकल जो पब्लिश हो रहे हैं, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, जिन पर ट्रैफिक पहले से आ रहा है, उनको देखें, ठीक है। आप नहीं देखोगे तो गूगल खुद ब खुद वो रिडक्शन मार देगा। रिडक्शन का मतलब 301 302 नहीं है, रिडक्शन का मतलब है कि आपके जो यूज़र सोर्स हैं, जिस कीवर्ड को सर्च करके आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो यूज़र सोर्स कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंश्योरिंग वी डेमोन्स्ट्रेट सफिशिएंट ईट टू एड्रेस सर्टेन टॉपिक्स, ठीक है। सर्टेन टॉपिक्स ले जा रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक पे ईट फॉलो किया जाए, ठीक है। करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं कर सकते तो कुछ ऐसे टॉपिक को रखिए जिन पे ईट को फॉलो करना है, ठीक है। 10 में से 3 ऐसे ऑथर्स होंगे ना जिनकी खुद की एक्सपर्टीज़, अथॉरिटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस इतनी अच्छी होगी, ठीक है, जिनको साइटेशंस मिला हुआ पहले से, तो आप उनको वही आर्टिकल लिखने के लिए दीजिए कि वही आर्टिकल्स पे वो काम करें, ठीक है। बाकी को डिफरेंट सेक्शन में लेके जाइए, वाइल में लेके जाइए, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट थ्रू आउट आवर कॉन्टेंट। अब इसमें बोलने वाली कोई चीज़ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रखिए, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं वो बिना किसी के बायस होने से लिख रहे हैं आप, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी है। ऑप्टिमाइज साइट आर्किटेक्चर एंड यूजिंग स्ट्रक्चर डेटा टू रिफ्लेक्ट आवर साइट एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़, ठीक है। एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ का मतलब समझिए, मैं इसमें कुछ बोलना तो नहीं चाहूँगा, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वो ये 40 मिनट की वीडियो होने वाली है और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको बता दी हैं जो आई थिंक आपको हेल्पफुल रहेंगी ईट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा खींच लेते हैं ताकि आपको और थोड़ी सी
थोड़ा सा नॉलेज यहाँ से मिल जाए, ठीक है। अपडेट, रिमूव, रीडायरेक्ट, कंसोलिडेट योर कंटेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अपडेट करिए और अपडेट नहीं कर सकते हैं, यूजलेस कंटेंट है, हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। डिलीट करने के बाद कुछ नहीं होना, 404 आ रहा आने दीजिए। रीडायरेक्ट करना है, रीडायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और किसी और कंटेंट के साथ मर्ज करना तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। उससे आपकी कंटेंट की क्वालिटी बढ़ेगी ही, जो आपके वैल्यूएबल कंटेंट है उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसको वेटेज मिलेगी, ठीक है। अपने साइट के आर्किटेक्चर को इम्प्रूव करिए, ठीक है। इम्प्रूव करने का मतलब है कि इस तरीके से रखिए कि गूगल को समझ में आए वो चीज़ें। समझने का मतलब कैसे कि आपका आर्किटेक्चर जो डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है, जो फाइल का स्ट्रक्चर है, वो क्लीन रखिए, ठीक है। हेडिंग का स्ट्रक्चर क्लीन रखिए। H1 जहाँ स्टार्ट होगा उसके नीचे H2 आना चाहिए, H2 के बाद H3 आना चाहिए, ऐसे एक सीक्वेंस रखिए, ठीक है। कंटेंट का सीक्वेंस रखिए, ठीक है। इमेज का सीक्वेंस रखिए। एक इमेज में अगर आपको लगता है वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस होंगी तो कंटेंट के अकॉर्डिंगली पहली इमेज सेट करिए कि पहला वर्ड क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इमेज को सेट करिए। दूसरा वर्ड क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इमेज को सेट करिए। सीक्वेंस, यही आर्किटेक्चर होता है। और ज़्यादातर जो लूप हॉक्स मिलते हैं वो आर्किटेक्चर में ही मिलते हैं साइट की। अगर आपके वेबसाइट का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, नेविगेशन बिल्कुल क्लियर है, साइड बार बिल्कुल क्लियर है, आर्टिकल का जो एरिया है बिल्कुल क्लियर है, फुटर बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं हो सकता फिर, कोई कुछ कर नहीं सकता। गूगल का क्या, कुछ नहीं कर सकता। तुम करो, उसको फॉलो करो। ईट का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करिए, हर एक आर्टिकल जहाँ से आपका आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोशिश करिए कि आर्टिकल के साथ ही एक ऑथर की प्रोफाइल वहाँ पे डाली जाए, ठीक है। ऑथर की प्रोफाइल नहीं डाल सकते तो एड्रेस, उसकी फ़ोटो, उसका नाम और उसकी प्रोफाइल का लिंक दीजिए वहाँ पे, ताकि यूज़र क्लिक करके वहाँ पे जा सके, ठीक है। फ़ोटो ज़रूर दीजिए, फ़ोटो देने से ही कुछ होगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि उसकी एक्सपर्टीज़ लिखिए, किस टॉपिक पे वो काम कर चुका है पहले, किस एजेंसी के साथ या किस न्यूज़ मीडिया के साथ वो काम कर चुका है। इस तरीके से साइटेशन दीजिए वहाँ पे। कितने साल का एक्सपीरियंस है वो भी लिख दीजिए वहाँ पे साथ में। बन गया काम। ईट को क्या चाहिए, यही तो चाहिए। एक आर्टिकल सर्च करने वाला इंसान जो यूज़र्स होगा, जो एक आर्टिकल सर्च करने के लिए आ रहा है, वो सबसे पहले यही देखेगा और उससे पता चल गया कि एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक नया टैब खोलता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये है प्रैक्टो की साइट, ठीक है। ये है प्रैक्टो की साइट। मैं यहाँ पे गया, मैंने डाला नोएडा, राइट। नोएडा में डाला मैंने डेंटिस्ट पे क्लिक किया। डेंटिस्ट, नोएडा में जितने भी डेंटिस्ट है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या देगा, 295 डॉक्टर्स अवेलेबल, ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक ईट का प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है प्रैक्टो की साइट पे जाइए, उससे बेस्ट एग्जांपल शायद मुझे कहीं नहीं दिखा आज तक। पहली चीज़ फ़ोटो आपने देख ली, फ़ोटो लगी है। ये नहीं कि यहाँ पे देवांशी आनंद लिखा, डॉक्टर देवांशी आनंद लिखा हुआ है और आप जब जाएं मिलने के लिए तो वहाँ पे कोई और हो, कोई और होगा तो क्या होगा, अरे नहीं फ़ोटो तो अलग है ना, हम तो इनको दिखाएंगे ही नहीं, राइट। कौन है, डेंटिस्ट है ना, सॉरी डेंटिस्ट है ना, मतलब मैं सही जगह आया हूँ। नाम देवांशी आनंद है, फ़ोटो ये है उनकी, डेंटिस्ट है ये, ठीक है। 11 साल का एक्सपीरियंस है ओवरऑल, ठीक है। कहाँ पे है, बैठती हैं डेंटल स्क्वायर ऑफ कंसल्टेशन फी एट क्लिनिक। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 500 बोला वहाँ पे 1500 ले लिया, होगा तो आप दोगे, नहीं दोगे ना, ठीक है। 99% रिकमेंडेशन है। ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करिए सर, इससे अच्छा एग्जाम्पल मिल ही नहीं सकता लाइफ में। यही चीज़ें तो चाहिए आपके आर्टिकल को, आपके स्टोरीज़ को यही चीज़ें चाहिए। ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दो दोस्तों, गारंटी दे रहा हूँ कि गूगल कभी भी आपको हिट नहीं मारेगा। और अगर हिट मारता है तो कहीं ना कहीं कमी आपकी है, फिर कहीं ना कहीं ऐसा लूप होल जरूर छोड़ा है आपने, ठीक है। फॉलो कर लीजिए। पेज स्पीड, कोर वेब वाइटल, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इम्पेक्ट कर सकती हैं, लेकिन जब आप
ईट को इम्प्लीमेंट कर देंगे ना YMYL के अकॉर्डिंगली, तो ये सारी चीज़ें कहीं पे भी आपको निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। हाँ, अलर्ट जरूर आपको करेंगी, वार्निंग जरूर करेंगी, लेकिन आपके साइड का ट्रैफिक गिरेगा नहीं, रैंकिंग नहीं गिरेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, आपके विजिटर्स बढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है। आप देखिए जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, सबके एक्सपीरियंस है, कितनी कंसल्टेशन फीस है, क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो कोई एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी रिकमेंडेशन 10% है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, आप वहाँ पे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे, मेरे ख्याल से तो नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि हाँ भाई कितने लोग हैं उन्हें रिकमेंडेड कहा है, या स्टोरीज़ क्या क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एज ए यूज़र पर्सपेक्टिव आप सोचो कि ईट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो, सर गूगल फेल कर देगा आपको, गारंटेड है, गूगल फेल कर देगा। आपने जो कॉन्सेप्ट किया हुआ है ना, उसके आगे गूगल की भी नहीं चलेगी। फिर हो सकता है मेरी जो मैं बोल चुका हूँ उसमें थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है, ईट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, गूगल भी आपके सामने फेल हो जाएगा। गूगल को मजबूरी में आपको देना ही पड़ेगा रिजल्ट, क्योंकि आपने उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया है। आप वो कंटेंट आप दे रहे हो, वो एक ऑथर वो चीज़ें लिख रहा है जिसकी एक खुद की एक्सपर्टीज़ है, जिसकी एक खुद की अथॉरिटी है, एक खुद का ट्रस्ट है, वो चीज़ें आप दे रहे हो आप गूगल को, कैसे गूगल सेलेक्ट करेगा आपको, ठीक है। वापस आते हैं अपने आर्टिकल पे। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये कह रहा है कि पुअर ब्रांड रेपुटेशन में हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर ईट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ब्रांडिंग नहीं है, ठीक है, या कम ब्रांडिंग है या थोड़ी ब्रांडिंग है, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, ठीक है। इम्प्रूव कैसे होगा, बात करिए 10 जगह कि हाँ मैं इस ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, आप आइए देखिए, एडवर्टाइजमेंट करिए, माउथ रिकमेंडेशन दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए आप कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं कर सकते तो कोशिश ये करिए कि आपके हर एक आर्टिकल के अंदर आपकी खुद की ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी खुद की ब्रांडिंग होनी चाहिए। दोस्तों, ट्रैफिक आता है, आर्टिकल 50 आर्टिकल डालते हो, 50 में से 5 आर्टिकल पे जो ट्रैफिक आता है, ठीक है, अगर उनमें आपकी खुद की ब्रांडिंग है तो ब्रांडिंग तो बढ़ेगी ना, इम्प्रूव होगी ब्रांडिंग, यूज़ करो ना। ये ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मेरे अलावा शायद कोई भी ये ट्रिक्स नहीं बता सकता, या बताया भी होगा या नहीं भी बताया होगा, लेकिन एक ट्रिक्स है, अप्लाई करो ना। आपका खुद का आर्टिकल है, आप खुद की ब्रांडिंग नहीं बनाने की कोशिश करोगे तो कौन बनाएगा, बाहर वाला तो कोई नहीं बनाएगा, और जो बनाएगा वो पैसे भी लेगा आपसे। अपनी खुद की ब्रांडिंग बनाइए, ठीक है, खुद की वीडियोस बनाइए, वहाँ पे ब्रांडिंग दिखाइए कि हाँ ये ग्रुप ये करता है, वो करता है, XYZ, इसका ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, दिखाइए इसको। अपने आर्टिकल के अंदर अपनी खुद की बात भी करिए ना, पूरे आर्टिकल में कहीं ना कहीं तो बात करिए कि वी आर द XYZ, ये ब्रांड है हमारा, हम ये करते हैं, वो करते हैं, इतने साल से हैं। ईट को फॉलो कर लो ना वहाँ पे, क्या दिक्कत है। हमारी एक्सपर्टीज़ ये है, हम इस टॉपिक पे बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है, हमें इतने लोगों ने प्यार दिया है, हमारे इतने फॉलोवर्स हैं फेसबुक पे, हमारे ट्विटर पे इतने फॉलोवर्स हैं, हमें इंडियन मीडिया हाउसेज में भी हमें साइटेशन मिला है, कोट्स किया गया है। बात तो करो ब्रांड के बारे में, कैसे नहीं बनेगी, 6 महीने के अंदर ब्रांडिंग बन जाएगी सर, बस। फाइंड ए वे टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, ये तो पता ही है ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से आप बना सकते हो, ट्रस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए नीचे एग्जांपल है, यहाँ पे किस कंपनी के साथ काम किया हुआ है, ठीक है, किसके साथ काम किया। कोई अगर आपका को वर्कर भी साथ में है, या आपका कोई फ्रेंड है जो एक बहुत अच्छे लेवल पे है, आपने उसके साथ काम किया गया है और पूरी मार्केट में उसका अच्छा नाम है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ना। और ऐसा होगा कि 100 लोग जो आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं, जो आपके आर्टिकल को देख रहे हैं, 100 में से 20 लोग ऐसे होंगे जो आपके दोस्त को भी जानते होंगे। तो बन रही है ना अथॉरिटी, ट्रांसपेरेंसी बन रही है ना। और
यहाँ पे लीगली चीज़ करें। लीगल का मतलब है फेक मत करना कुछ भी। अगर आप उसे जानते हो तो ही नाम रखो, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो जिनका आप नाम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, देखिए, और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसको कहने का मतलब एक्सपर्टीज इज़ नॉट बिल्ट ओवर नाइट एंड नीदर इज ईट। ठीक है, एक्सपर्टीज रातों रात नहीं बिल्ड होती है, उसको टाइम लगता है, हार्ड वर्क उसमें बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फोकस बहुत ज़रूरी होता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको रखनी होगी। ठीक है, मुझे लगता नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न है ईट और वाई मोबाइल को लेकर। ठीक है, अगर है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है, पसंद आई ये वीडियो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को लेके आता हूँ, और ये मेरे खुद के रिसर्च हैं। ठीक है, ये मेरे खुद के रिसर्च हैं, खुद की प्रैक्टिकल्स हैं और खुद के थॉट्स हैं। और गूगल कोई वो नहीं है कि हाँ बाहर से आया और मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, हर एक चीज़ें जो भी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन होती है, आपकी जो पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, वही चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकती है गूगल में। यकीन ना है तो आप खुद देख लो। 10 लोगों से आप लिंक बनाते हो, गूगल क्या कर रहा है? गूगल भी तो 10 लोगों से, नहीं 10 नहीं, 10 की वेबसाइट से लिंक बना रहा है। हुआ ना प्रैक्टिकल? तो चीज़ें वही फॉलो होती हैं जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो आप कर रहे हो, वही चीज़ें ऐसे में भी फॉलो होती हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों, आपने अपना माइंड जब प्रैक्टिकली चीज़ों पे सोचना शुरू कर दिया ना, अपने ऊपर एग्जांपल लेके करना शुरू कर दिया ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है SEO में सक्सेस होने से, डिजिटल मार्केट में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो की एंडिंग यहीं पे करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करिए और ये बताइए कि आपको कोई कहाँ कन्फ्यूज़न है, या आपको इससे रिलेटेड और कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या वीडियो चाहिए, वो ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।